जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का सेशन क्लास 11th इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज 1 में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होता है। आपका एग्जाम बहुत ही समीप है, इसलिए हम लोग 50 क्वेश्चन का जो एनालिसिस करेंगे वो बहुत ही तीव्र गति से करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रत्येक फिलिंग द ब्लैंक्स वर्ष में जनगणना की जाती है। सेंसेक्स इज कंडक्टेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो जो जनगणना है, ठीक है, वो भारत में प्रत्येक 10 साल में, कितना साल में सर? प्रत्येक 10 साल में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीडियन डिवाइड्स द डेटा इनटू फिलिंग द ब्लैंक्स इक्वल पार्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मीडियन है वो डेटा को कितने इक्वल भाग में जो है वो डिवाइड करता है। तो आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5। अगर ये 1 2 3 4 5 अगर इसका मीडियन निकालेंगे तो इसका मीडियन कितना होगा सर? 3 होगा। और मीडियन जो है वो 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। एक मोर देन मीडियन और एक लेस देन मीडियन। आप देख सकते हैं एक जो है वो क्या है? मोर देन मीडियन, यानी इस सीरीज का जो मीडियन है वो 3 है और 3 से ज्यादा जो है वो कौन कौन है? 4 और 5। तो 1 हिस्सा, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया। तो हम कह सकते हैं जो मीडियन है वो सीरीज को क्या करता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन हु कलेक्ट डेटा इज नोन एज। आपसे पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति जो डेटा यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? जो व्यक्ति डेटा को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, उसे हम जो है वो गणनाकार कहते हैं, यानी कि इन्यूमरेटर्स कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल 1780। आपसे क्या बोल रहा है? क्लास इंटरवल निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप याद रखेंगे क्लास इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता होगा क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या होगा सर? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट इसमें कौन सा होगा? 17 हमारा लोअर लिमिट और 80 क्या कहलाएगा? अपर लिमिट। तो 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट आंसर क्या हमारा आ गया? 75। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट कहलाएगा। कोई दौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई डेटा जो है वो ओरिजिनल में कलेक्ट किया जा रहा है, ओरिजिनल वास्तविक रूप से कनेक्ट किया जा रहा है, तो जब कोई डेटा को वास्तविक रूप से कनेक्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है वो क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा। क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वह डेटा होता है जो ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है, और सेकेंडरी डेटा वह डेटा होता है जो हम ओरिजिनली कलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि किसी और व्यक्ति का कलेक्ट जो डेटा इंफॉर्मेशन रहता है हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो जो डेटा क्या कर रहा है? मूल रूप से जो है वो संकलित किया जा रहा है उसे हम प्राइमरी डेटा कहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 24, 30, 64, 50, 34 एंड 72। आपसे क्या पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाले। तो आप तो पढ़े हैं कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर। तो आप तो जानते हैं कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लेकिन क्वेश्चन में रेंज निकालने के लिए आपको नहीं बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। और हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले देखेंगे इस सीरीज में हमारा लार्जेस्ट कौन है सर? 72 और स्मॉलेस्ट कौन है? 24। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू 72 माइनस 24 इज इक्वल टू 48 एंड डिवाइडेड बाय 72 प्लस 24 इज इक्वल टू 96। तो 48 में से जब 96 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा सर? हमारा कितना आंसर आएगा? 0.5। और 0.5 जो है वही हमारा क्या कहलाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा
7। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बताएं। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो याद रखिएगा जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है सर, एक मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा को कहते हैं पोजिशनल एवरेज। पहला को क्या कहेंगे, मैथमेटिकल एवरेज, और दूसरा को कहेंगे पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज को जो है एक हिस्सा में डिवाइड करते हैं जिसको मीन कहते हैं, एंड मीन इज आल्सो क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। द फर्स्ट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, द अनदर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, एंड थर्ड दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेज आल्सो क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी, मीडियन एंड मोड। एग्जाम में कई बार आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से या विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोजिशनल एवरेज है। तो याद रखेंगे मीडियन और मोड जो है वो पोजिशनल एवरेज कहलाता है, और बाकी बात जो आपका हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है या अर्थमेटिक मीन जो है सर, वो कौन सा मीन कहलाएगा, तो वो मैथमेटिकल एवरेज कहलाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, मोड जो है वो क्या कहलाएगा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्योंकि देखिए मीडियन हो या मोड हो या मीन हो, ये सब किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आते हैं। रेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डिविएशन ये इसके पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स। आपसे क्या पूछ रहा है कि सांख्यिकी के जो है वो पिता कौन है। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के जो है वो फादर कौन है सर, तो आपको पता होगा गॉडफ्राइड आकिनवाल साहब जो है। ठीक है, गॉडफ्राइड आकिनवाल साहब जो है वो क्या है, पिता कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं किसके, तो वो सांख्यिकी के यानी कि स्टैटिक्स के। ठीक है, और आपको मैं और थोड़ा सा सलाह दे रहा हूं कि स्टैटिक्स जब आप पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर आप जरूर पढ़ेंगे कि स्टैटिक्स के शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुआ, किस शब्द से हुआ। साथ ही साथ आप पढ़ेंगे कि स्टैटिक्स जो है ये गॉडफ्राइड आकिनवाल साहब जो है वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। अ डायग्राम दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। जब 2 वेरिएबल के बीच जो है वो क्या कर रहा है, रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ठीक है, कौन रिलेशनशिप को शो कर रहा है, एक डायग्राम। तो एक डायग्राम अगर 2 अलग अलग वेरिएबल, जैसे उदाहरण के तौर पर x और y 2 अलग अलग वेरिएबल है, तो अगर ये 2 अलग अलग वेरिएबल के बीच जो है वो क्या कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे सर, स्कैटर डायग्राम कहेंगे। नेक्स्ट करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन अ ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर में जो है वो कितना क्वाड्रेंट होते हैं। तो अब तो पढ़े होंगे, ये लाइन हमारा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, x और x डैश, y एंड y डैश। तो आप पढ़े हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो है वो क्या होता है, नेचर प्लस प्लस, सेकेंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस एंड फोर्थ का प्लस माइनस। आपसे ये नहीं प्रश्न पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि कितने होते हैं, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक ग्राफ में कुल जो क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है द फॉर्मूला ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता होंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला जो है वो हमारा कौन सा होगा, जिसमें आपको क्या दिया रहा है, जिसमें आपको बेस प्राइस या करंट प्राइस या आपको साथ ही साथ जो है वो बेस ईयर या करंट ईयर दिया हुआ। तो जब आपको ऐसा कुछ भी जो है वो फॉर्मूला में कहीं भी दिख रहा होगा, वही क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला। तो आपको इस चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, जहां पर आपको जो है वो क्या दिख रहा है, प्राइस इंडेक्स में, यानी कि करंट प्राइस और बेस प्राइस। ठीक है, आप देख सकते हैं ये P0 जो लिखा हुआ है, P0 कुछ और नहीं है सर, वो बेस प्राइस है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 12 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। आपसे पूछा जा रहा द n/4 आइटम ऑफ सीरीज। n/4 आइटम ऑफ सीरीज को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब हो गया क्या, पॉपुलेशन में से सबसे छोटा इकाई को क्या कहते हैं। पॉपुलेशन मेरा सबसे बड़ा इंटायर हो गया,
उसमें से सबसे छोटा इकाई को क्या कहेंगे? सैंपल कहेंगे। क्या कहेंगे? सैंपल। जैसे उदाहरण के तौर पर बता देते हैं आपको, एक बोरा अगर गेहूं उठा लेते, एक बोरा गेहूं में वो हमारा क्या कहलाए? पॉपुलेशन। उसमें से एक दाना निकाल लिए, वो क्या कहलाएगा? सैंपल। क्या कहलाएगा? सैंपल। मेरे बात को समझ रहे? ठीक है, तो पॉपुलेशन में सबसे छोटा क्या होगा? हमारा सैंपल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट। ठीक है, निम्न में से कौन सा वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट नेचर का है? तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है सर, वो क्या कहलाते हैं? डिस्क्रीट नेचर का कहलाते हैं। करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। हु गेव वेलफेयर कॉन्सेप्ट। वेलफेयर कॉन्सेप्ट जो है वो कौन दिए थे? तो अब तो पढ़े होंगे कि इकोनॉमिक्स के जो है वो 4 कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, देयर आर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के? वेल्थ कॉन्सेप्ट, वेलफेयर कॉन्सेप्ट, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। फिर से रिपीट करते, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन कौन सा? पहला हम लोग बात करेंगे वेल्थ कॉन्सेप्ट, दूसरा वेलफेयर कॉन्सेप्ट, तीसरा स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट, चौथा डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। वेल्थ कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? एडम स्मिथ साहब दिए थे। कब दिए थे? 1776 ईस्वी में दिए थे। दूसरी बात बताएंगे, वेलफेयर कॉन्सेप्ट कौन दिए थे सर? वेलफेयर कॉन्सेप्ट मार्शल साहब दिए थे। कब दिए थे? 1890 में दिए थे। तीसरा स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? तो रॉबिन साहब दिए थे। रॉबिन साहब कब दिए थे? 1932 में, 1932 में दिए थे। और चौथा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, वो कौन दिए थे? सैमुएल्सन साहब दिए थे। कब दिए थे? 1948 में। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में? आपसे पूछा जा रहा है कि वेलफेयर कॉन्सेप्ट जो है वो कौन दिए थे? तो वेलफेयर कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? मार्शल साहब दिए थे। कब दिए थे? तो 1890 में दिए थे। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग इंफॉर्मेशन इन क्लास अकॉर्डिंग टू देयर रिसेबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम तथ्यों को क्या करते हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पर जो है हम उसे क्या करते हैं? क्रमबद्ध तरीके में सजाते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिए, जब हम डाटा को, इंफॉर्मेशन को जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जब हम उसे अरेंज करते हैं तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। अब पूछ रहा है क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चन आयर। एक क्वेश्चन आयर का, एक प्रश्नावली के जो है वो कौन कौन सी विशेषता है? तो एक प्रश्नावली के अंदर जो है वो कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए? सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सर सरल होना चाहिए। अगर वो डिफिकल्ट होगा, ठीक है, तो वो समझ नहीं पाएंगे लोग कि इसका क्या उत्तर होगा। तो एकदम सरल और सटीक होना चाहिए। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल सही है सर, ये भी क्रम सही है। तीसरा लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर आप किसी व्यक्ति से जो है वो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों का जो है वो उत्तर आपके साथ साझा नहीं करेगा। ये तीनों गुण जो है एक अच्छे क्वेश्चन आए, एक अच्छे प्रश्नावली में होने चाहिए। कौन कौन सा? सिंप्लिसिटी का, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन एंड लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर हमारा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिक्स डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम्स। आपसे पूछा जा रहा है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपरीकरण पदों का विचरण का माप है। तो बावले साहब जो है इसके बारे में बताए थे। बावले साहब ने ये बताया था कि डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 19 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। आपको क्या बोल रहा है? अर्थमेटिक मीन निकालना है। आपके सामने समक्ष में एक डेटा दे रखा है जिसमें मार्क्स दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 3 और 5। तो सबसे पहले हम लोग डेटा को देखेंगे और डेटा को देखने के बाद ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डेटा कौन सा सीरीज में है। तो हम देख पाए ये जो डेटा हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो है हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीआई दिया हुआ मार्क्स यानी सीआई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी 2, 3 और 5। जो प्रश्न में दिया हुआ है सर हमने पहले इसको क्या कर दिया? लिख दिया और उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मीड वैल्यू निकालेंगे यानी कि x। और मीड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग क्या किया? 0 और 10 में से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो 5 और दोनों के बीच का गैप कितना है सर? तो 10 का गैप है। तो 5 में से 10 को ऐड कर देंगे 15, 15 प्लस 10 25 और इस प्रकार से हमारा मीड वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे? f और x यानी कि fx, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू। तो 2 5 10, 345 और 525 125। अब सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना हो गया हमारा? समेशन ऑफ एक्स 180 एंड समेशन एफ कितना हो गया? 10। आप देख लीजिए अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ।
180 में से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 18 आएगा, और करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये जो आपको अर्थमेटिक मीन निकालना था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है व्हेन बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स आर कंसीडर। बोल रहा है कि जब आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को क्या किया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है, यानी कि सम्मिलित किया जा रहा है, सम्मिलित किया जा रहा है, तो वैसे केस में हम क्या कहेंगे, इंक्लूसिव सीरीज कहेंगे या एक्सक्लूसिव सीरीज कहेंगे। आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे When both lower and upper limit, ये दोनों को जब कंसीडर किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इंक्लूसिव सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, इंक्लूसिव सीरीज कहेंगे। और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछ रहा है इफ मोड इक्वल टू 16 एंड अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 20 फाइंड द मीडियन। आपको मीडियन निकालने दे रखा है, मीडियन निकालने बोल रखा है, और दिया क्या क्या है, तो मोड दे रखा है, साथ ही साथ क्या दे रखा है, मीन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक रिलेशनशिप जानते हैं, किसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन के बारे में। किसके बारे में, मीन मीडियन और मोड के बारे में। ये भी याद रखेंगे, ये एमसीक्यू में आपसे प्रश्न जो है वो पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है सर, कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, और आपको 4 फॉर्मूला दिया रहेगा, उसमें से बोलेगा करेक्ट जो है वो फॉर्मूला कौन सा है। तो करेक्ट फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। लेकिन हमें मोड नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो अब इसी फॉर्मूला को जब हम इलुबरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, और हमें तो 3 मीडियन नहीं निकालना, हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड प्लस 2 मीन, और ये 3 जो है वो मीडियन के साथ जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा बराबर के, इधर आएगा इक्वल टू के, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा सर, डिवाइड में हो जाएगा। तो मोड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाय 3। अब आप बताइए मोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है प्रश्न में, आप बताएंगे सर 16 दिया हुआ है, हमने यहाँ पे 16 जो है वो पुट कर दिया। आप मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है, और 2 जो है वो फॉर्मूला से, तो 16 प्लस 2 और जो है वो 20, ये दोनों क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 60 प्लस 40 जब हम ऐड करेंगे तो 56 और डिवाइडेड बाय 3, और जब 3 को 56 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा 18.6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 18.6, जो हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का टाइप्स निम्न में से कौन कौन सा है। निम्न जो आपकी सीरीज निम्न जो ऑप्शन है इसमें से कौन कौन सा जो है वो इंडेक्स नंबर के टाइप्स हैं। तो पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ये हो सकता है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। ऑप्शन नंबर सी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये तीनों को क्या होता है, इंडेक्स नंबर कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है अ ग्राफ ऑफ अ कम्युनिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नोन एज। तो एक ग्राफ जो है, ठीक है, एक ग्राफ जो संचय आवर्ती वितरण को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओगिव कहते हैं, यानी कि तोरण चित्र कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 25 पूछा जा रहा है वेयर इज इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, रांची में, ठीक है, या कोलकाता में। तो करेक्ट आंसर देना है सर, कहाँ पे है, तो कोलकाता में। आप बोलेंगे सर ऑप्शन में तो रांची था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इसको जानबूझ के क्या किया है, पुट किया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज इज अ कैश क्रॉप, यानी कि कैश क्रॉप यानी नगद फसल किसे कहा जाता है। तो नगद फसल हम किसे कहते हैं, कॉटन को। कॉटन हमारा कैसा फसल है सर, नगद फसल। नगद फसल का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको क्या करते हैं, बहुत जल्द जो है वो कैश में परिवर्तित करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 27 आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज। आप तो पढ़े हैं कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना जो है वो कब हुआ, 1944 में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ, 1944 में। ठीक है, जुलाई 1944 में जो है वो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ है। ठीक है, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। भारत कैसा मेंबर है सर, फाउंडिंग मेंबर है। और वर्ल्ड बैंक का स्थापना कहाँ हुआ था, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में हुआ था। कहाँ था वो, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में हुआ। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के साथ एक और संगठन का स्थापना हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसकी स्थापना कब हुआ, तो जुलाई 1944 में हुआ। कब हुआ था, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से। कब हुआ, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो एक और नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक किसके नाम से जाना जाता है, या वर्ल्ड बैंक हम
एक और कौन सा नाम से जानते हैं, तो याद रखेगा IBRD, IBRD दैट इज कॉल, इसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कुल इसमें कुल कितने मेंबर हैं, तो कुल इसमें भी जो है 189 कंट्रीज इसके क्या है, मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 28, the process when the government sale of its share capital of public sector undertaking, यानी कि सरकार के पास पहले से जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, अब उसका शेयर को, उसके हिस्सा को क्या कर दे रही है, सरकार बेच दे रही है, तो इस प्रोसेस को हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप समझिए कि आपके पास जो है एक संपत्ति है और उस संपत्ति का जो है वो प्रॉपर तरीके से आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप उस संपत्ति में से, ठीक है, 100% संपत्ति में से 20% संपत्ति को आप क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो वह जो बात है, वह जो प्रोसेस है, वह जो प्रक्रिया है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, यानी कि विनिवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा था प्रॉब्लम ऑफ फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो है वो कौन कौन सा जो है वो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइजिंग पॉपुलेशन, बिल्कुल हम फेस कर रहे हैं सर, बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है हम लोग ह्यूमन कैपिटल में, हमें फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो समस्या है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम पॉजिटिविटी में देखें, ठीक है, यहाँ की जनसंख्या को हम क्या करें, हम स्किल कर दे, ठीक है, और उनको जो है वो टेक्निकल जो है वो स्पेशलाइजेशन दे, और उस कारण से क्या होगा कि ये विदेशों में जो है वो खूब ज़्यादा जो है वो जॉब करेंगे, और हमारे लिए जो है वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगा, हमारे देश में आएगा, हमारा मुल्क में आएगा। ठीक है, तो हम इसे अगर पॉजिटिविटी में देखें, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक समस्या है बढ़ती जनसंख्या। दूसरा है ब्रेन ड्रेन, इसको समझिए, बहुत गंभीर समस्या है। ठीक है, ब्रेन ड्रेन जो है वो बहुत गंभीर समस्या है। आखिर में समझते हैं कि ब्रेन ड्रेन जो है वो क्या है, ब्रेन ड्रेन क्या है। तो देखिए, ब्रेन ड्रेन जो है इसके बारे में कहा जाता है द सिचुएशन इन विच एजुकेटेड पीपुल मूव टू अनदर कंट्री बिकॉज ऑफ द बेटर वर्क एंड लिविंग कंडीशन। आसान भाषा में आप बताइए सर, तो एक शिक्षित व्यक्ति, ठीक है, वो बेटर इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, बेटर लिविंग, बेटर वर्क के लिए और बेटर जो है वो लिविंग कंडीशन के लिए जब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, तो उसे हम ही क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन। आप बोलेंगे सर और आसान भाषा में समझिए, तो देखिए, भारत का जो है कोई नागरिक जो है वो भारत में पढ़ा लिखा, यहाँ से एजुकेटेड हुआ, आप अमूमन देखते होंगे कि यहाँ के एजुकेटेड होने के बाद, ठीक है, IIT, IIM, ठीक है, जो बड़े बड़े संस्थाएं, यहाँ से पढ़ने के बाद, यहाँ के एजुकेशन लेने के बाद, उनके अंदर स्किल होने के बाद, फिर यहाँ से क्या चले जाते हैं, वो दूसरे देश में चले जाते हैं। ठीक है, दूसरे देश में जो है वो चले जाते हैं, वहीं पर जो है वो अपने वर्क जो है वो काम करते हैं, और वहीं पर जो है वो लिविंग जो है वो रहना भी शुरू कर देते हैं। तो यह जो बात है, यही जो घटना है वो क्या कहलाता है, ब्रेन ड्रेन कहलाता है। और ये ज़्यादातर आपको इसका बेहतरीन उदाहरण मिलेगा डेवलपिंग कंट्री में। जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं, इस सभी में जो है वो ब्रेन ड्रेन जो है वो बहुत बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ब्रेन ड्रेन जो है ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, लो एकेडमिक लेवल, शिक्षा का निम्न स्तर, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऑल ऑफ दीज इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा के दो पारंपरिक स्रोत, कॉमर्शियल सोर्स, हाँ ये भी है, नॉन कॉमर्शियल सोर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बोथ A एंड B। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा सर, C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। द टैक्स लिव्ड ऑन इंडिविजुअल इनकम बाय गवर्नमेंट इज नोन एज, सरकार के द्वारा जो व्यक्ति के आय पर कर लगाई जाती है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब व्यक्ति के आय पर डायरेक्ट जो है वो हम व्यक्ति के आय पर जब हम कर लगाते हैं उसे हम लोग डायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कहते हैं। और जब वस्तु पे लगाया जाते हैं उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो आपको तो इनकम पे लगाया जा रहा है ना, आय पर लगाया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। सब बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री कम्स अंडर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के जो है अंतर्गत जो है वो कौन कौन सा आएगा। तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कौन सा आएगा, हैंडलूम यानी हस्तकरण, यानी हाथ से बनाए हुए जो है वस्तुएं जो हैं वो किस में आएंगे, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, 32 का D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। आपसे पूछा जा रहा है कि पॉवर्टी लाइन इज रिलेटेड टू, यानी गरीबी रेखा का संबंध किसके साथ है। ऑप्शन नंबर A रिलेटिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर B एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी।
तो पहले समझते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जो है मेजर्ड यूजिंग पॉवर्टी लाइन, आपको जो गरीबी जो है वो मेजर्ड किया जाता है, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में किसमें, तो पॉवर्टी लाइन के मदद से। जबकि रिलेटिव पॉवर्टी में जो है हम जो मेजर करते हैं वो गिनी कॉफिशिएंट एंड लॉरेंज कर्व से। गिनी कॉफिशिएंट और लॉरेंज कर्व के बारे में हम लोग विशेष में जो है वो फर्दर क्लासेस में, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप बस इतना जाने, ठीक है, कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है उसमें क्या किया जाता है, पॉवर्टी लाइन का उपयोग किया जाता है गरीबी को मेजर करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, नॉन लिखा हुआ है, नॉन, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, वैसे कौन से संस्थान हैं, ठीक है, जो कृषि के गैर संस्थागत स्रोत हैं, ठीक है। तो जो साहूकार होते हैं, जो महाजन होते हैं, जिसको आप ट्रेडर महाजन कहते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रेडर्स कहते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट आर द टू कैटेगरी इनटू विच इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड, आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो याद रखेंगे आधारिक संरचना के दो प्रकार जो हैं वो सोशल एंड क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक। कौन, सोशल एंड इकोनॉमिक। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, माफ करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा जा रहा है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या कहलाता है सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या कहलाएगा, करेक्ट कहलाएगा। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा जा रहा है कि 12वीं जो है वो पंचवर्षीय योजना जो है वो कब आया, ठीक है। तो 12 जो है वो 5 ईयर प्लान जो है हमारा 2012 से 2017 में आया था, ठीक है। आपको थोड़ा सा और बता रहे, ठीक है, जो 5 ईयर प्लान जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो प्लानिंग कमीशन से हुआ। प्लानिंग कमीशन का स्थापना जो है 1950 में हुआ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से 1956 में हुआ, जो बहुत ही सफल रहा, जिसमें मुख्यतः जो है वो एग्रीकल्चर पर जो है वो क्या किया गया, फोकस किया गया। और अभी तक भारत में जो है वो कुल 12 पंचवर्षीय योजना यानी 12th जो है वो 5 ईयर प्लान जो है वो लागू कर दिया गया। वर्तमान समय में 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो समाप्त कर दी गई है और उसके जगह पे जो है वो नीति आयोग आया है। कौन सा आया सर, नीति आयोग। और नीति आयोग का स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो आपको याद होगा नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी जो है 2015 में। और नीति आयोग का वर्तमान जो है वो अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि नीति आयोग का जो है वो अध्यक्ष कौन है, तो PM यानी कि मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 38 क्या बोल रहा है, द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर इज, जो है हमारा एग्रीकल्चर का जो है वो सोर्स कौन कौन सा है, ठीक है। तो भूस्वामी बिल्कुल है, कमर्शियल बैंक, रूरल बैंक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो है वो क्या कहलाएंगे, कृषि के सोर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछ रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, इन आपसे पूछा जा रहा है कि इन तमाम ऑप्शन में से सबसे जो है वो निर्धनता रेखा में सबसे नीचे रहने वाली देश कौन है, ठीक है। तो सबसे नीचे जो रहने वाली देश है इन विकल्पों में से, तो जो इंडिया है, ठीक है, उसकी गरीबी रेखा, उसकी जो पॉवर्टी है इनसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 हु इज नोन एज नवरत्न, ठीक है। नवरत्न जो है वो क्या होता है इसके बारे में आपको बता रहे। तो नवरत्न जो है वो कंपनी है, ठीक है। कंपनी क्या है सर, ग्रुप ऑफ कंपनी है। किसके ग्रुप ऑफ कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी के हैं, ठीक है। इसीलिए क्या लिखा हुआ, नवरत्न कंपनी आर अ ग्रुप ऑफ कंपनी इन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सेंट्रल पब्लिक इंटरसेक्टर, देखिए यहाँ पर लिखिएगा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दैट हैव इनहांस फिनेंशियल ऑटोनॉमी, जिनके पास कैसा होता है सर, फिनेंशियल ऑटोनॉमी प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पर देखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशियली अवार्डेड द नवरत्न स्टेटस टू 9 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। जब सबसे शुरुआत में जो है वो नवरत्न कंपनी का स्टेटस जो है इनिशियली में कब दिया गया था, तो 1997 को दिया गया था, ठीक है। और कितने कंपनी को दिया गया था, 9 पब्लिक सेक्टर कंपनी को दिया गया था। वर्तमान समय में एट प्रेजेंट टाइम में जो है वो 9 कंपनी जो है उसको क्या कर दिया गया, इन्हांस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। और अभी जो है द लिस्ट ऑफ नवरत्न कंपनी हैज एक्सपेंडेड टू 40 और
वर्तमान में अगर पूछेगा कि कितने जो है वो नवरत्न कंपनी है, तो याद रखिएगा 14, क्योंकि गलत लोग हो जाते हैं, 9 मतलब 9 मान लेते हैं, तो शुरुआत में 9 था इसलिए इसका नाम पड़ा नवरत्न, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है वो कुल जो है वो कितने जो है नवरत्न कंपनी है, तो 14। और नवरत्न कंपनी का संबंध किसके साथ है, प्राइवेट कंपनी के साथ। आप बोलेंगे नहीं सर, पब्लिक कंपनी यानी पब्लिक सेक्टर के साथ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, पब्लिक इंटरप्राइजेस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, When a labor does not get employment opportunity, ठीक है, एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उनसे काम नहीं मिलता। मतलब आप समझिए, एक कर्मचारी, एक व्यक्ति जो काम करने को तैयार है, हम काम करने को रेडी हैं, ठीक है, दिए हुए वेज रेट पर फिर भी हमें काम नहीं मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं, उसे बेरोजगारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन, ठीक है। तो चिपको का अर्थ होता है हक से, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा था, मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द हिमालय रीजन, हिमालय रीजन में जो है इसका शुरुआत हुआ था इस मूवमेंट का, ठीक है, ऑफ उत्तराखंड, जो कि बाद में फिर यूपी, एंड इन 1973 में चिपको मूवमेंट शुरुआत हुआ था, ठीक है। और कहां से शुरुआत हुआ सर, तो हिमालय रीजन से शुरुआत हुआ, क्विकली सेपरेट थ्रू द इंडियन हिमालय, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है। और इसका शुरुआत कौन किया, अगर ये आपसे पूछेगा कि चिपको मूवमेंट के जो है वो शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा सुंदरलाल। कौन, सुंदरलाल। सुंदरलाल कैसे याद रखेंगे सर, जेठालाल का जो साला है वही सुंदरलाल। वो सुंदरलाल के बात नहीं है कि जेठालाल का साला सुंदरलाल, नाम याद रखने का तरीका बता रहे कि चिपको मूवमेंट जो है वो शुरुआत कौन किए थे, तो सुंदरलाल किए थे, ठीक है। और दूसरी बात, चिपको मूवमेंट जो है वो हिमालय रीजन से शुरुआत हुआ, कब हुआ था, 1973 में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एनी कंट्री इज नोन एज। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस को, ठीक है, जब हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि बीओटी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, आपसे पूछा जा रहा है कि नरेगा, नरेगा यानी कि फॉर हाउ मेनी डेज इन नरेगा प्रोवाइड्स द इंप्लीमेंट। नरेगा क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं, कई बार आपसे एग्जाम में पूछेगा कि नरेगा का फुल फॉर्म बताइए, तो नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है उस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि नरेगा जो है वो कब, 2005 में, कब, 2000, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और किसके मिनिस्ट्री के अंदर से, रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बात क्या रखेंगे, द एक्ट प्रोवाइड्स अ लीगल गारंटी, और ये एक्ट क्या करता है, लीगल गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है, ऑफ 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फिनेंशियल ईयर, एक फिनेंशियल ईयर में। और पिन करके कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि फिनेंशियल ईयर जो है वो कब से कब चलता है, ठीक है। तो एक फिनेंशियल ईयर में जो है वो 100 दिन जो है वो मजदूरी करने का गारंटी देता है, कौन, नरेगा, ठीक है, नरेगा एक्ट 2005, ठीक है। और ये ज्यादातर जो है वो कहां पर आपको मिलेगा, रूरल के लिए बनाया था, ग्रामीण लोगों के लिए जो है वो बनाया हुआ है सर, ठीक है, कौन सा, नरेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है नरेगा में कितने दिनों के लिए जो है वो रोजगार देने का प्रावधान है, तो आप तो पढ़े हैं अभी जस्ट कि नरेगा में जो है वो 100 दिनों का जो है वो रोजगार देने का प्रावधान है। नरेगा एक्ट कब आया, 2005 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 45, क्वेश्चन नंबर 45, डिफोरेस्टेशन यानी कि डिफोरेस्टेशन जो है उससे क्या क्या प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन बिल्कुल होगा, बायोडाइवर्सिटी में लॉस होगा, बिल्कुल होगा सर, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो भूस्खलन यानी कि ये सभी प्रॉब्लम जो है होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन कैपिटल में किसको कंसिस्ट किया जाता है, तो ह्यूमन कैपिटल में जो है वर्कर को, ठीक है, यानी कि श्रमिक को जो है कंसिस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 47 बोल रहा है SHG है एक, SHG क्या है, तो SHG है सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG का फुल, S फॉर सेल्फ, S फॉर हेल्प, G फॉर ग्रुप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ फाइनेंशियल, ठीक है, इंटरमीडिएट कमिटी यूजुअली कंपोज टू 10 to 25 लोकल वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 18 से 40, 18 to 40। तो आपसे तो यही पूछा जा रहा है कि SHG का फुल फॉर्म बताइए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48,
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इंक्लूड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्लूड होता है किससे, प्राइमरी से, सेकेंडरी और टर्सरी से। तो टर्सरी सेक्टर तो वह सेक्टर होता है जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सेवा प्रदान करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर तो होगा नहीं, तो क्या होगा सर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो है वही क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, इंडेक्स फॉर मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज नोन एज। इसको बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए आपके बहुत ही उपयोगी है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो आखिर में है क्या, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज कॉल्ड HDI। HDI का पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे, H फॉर ह्यूमन, D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 की बात कर रहे हैं, उसमें से 132वां नंबर है हमारा देश का, 132वां नंबर है सर कुल 191 देश में। अगर हम HDI का रिपोर्ट निकालेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट निकालेंगे, तो उसमें से हमारा जो रैंक है वो 132वां रैंक है कुल 191 देश में से, ठीक है। और HDI का वैल्यू हमारा कितना है, 0.633 हमारा वैल्यू है। आप पूछेंगे सर भारत का रैंक 132वां है तो पहला रैंक किसका है, तो याद रखेंगे पहला रैंक जो है वो स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड जो है वो पहला रैंक हासिल किया हुआ है HDI में। आप बोलेंगे हमारा पड़ोसी मुल्क के बारे में बताइए, हमारा पड़ोसी के बारे में देखना है कि हम मान लीजिए हम जो है वो 132वां रैंक में है, तो हमारे पड़ोसी लोग जो है वो कितना है। अगर पड़ोसी लोग जो है हमारे से नीचे है तो कोई गम नहीं, हम लोग खुश हैं, ठीक है, क्योंकि उनको तो पड़ोसी से लेना देना रहता है, यस या नो। पड़ोसी अगर हमसे ज्यादा है तब भी हमारे लिए समस्या है। तो देखते हैं कि पड़ोसी हमसे ज्यादा है कि कम है। तो देखिए ध्यान से, 73 नंबर पे श्रीलंका है, मतलब हमसे बहुत आगे है, ठीक है। इस मामला में कौन, श्रीलंका, ठीक है। इवन चाइना भी आगे है सर, 79 रैंक लगे। भूटान जो है वो भी आगे है सर, 127 रैंक भूटान का है। और बांग्लादेश भी हमसे आगे है सर, किस मामला में, HDI का मामला, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामला आप समझ रहे, चाइना, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश तक हमसे आगे, ठीक है। आप नेपाल जो है 143, नेपाल का रैंक क्या है 143। आप बताएंगे सर वो सब छोड़िए, आप बताइए कि हमारा जो है संतान है, ठीक है, उसके बारे में बताइए कि उसका क्या स्थिति है, वो प्रोग्रेस में है या नहीं है। तो ध्यान देते हैं उसके बारे में कि हम लोगों का जो संतान है उसका रैंक है कितना, 161 रैंक है, 161 रैंक है। यानी कि देख लीजिए, अच्छा है बुरा है आप खुद फैसला ले लीजिए, ठीक है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है, वह क्या है कि जो HDI जो है, ठीक है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसका जो है वो खोज कहाँ से हुआ था, तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट किए थे, ठीक है। यानी पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जो, पाकिस्तान एक ही चीज में तो हमको ये बहुत बढ़िया लगा, ठीक है, कि HDI खोज के दे दिया, ठीक है। जो है वो हथियार गोला बारूद नहीं खोजा, समझ रहे ना, ये एक बढ़िया काम किया है, कौन, पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी जो है वो इकोनॉमिक्स जो है वो कौन, महबूब उल हक, ठीक है। तो महबूब उल हक साहब जो है वो खोज किए किसके बारे में, तो HDI के बारे में। कब खोज किए, 1990 में। 1990 में जो है वो महबूब उल हक जो है वो पहली बार बताए थे HDI में, और उन्होंने HDI में 4 जो है चीजों को सम्मिलित किए थे, ठीक है। आज के लिए हम लोग लेकिन HDI में इतना ही पढ़ेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 49 का HDI यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 50। इस सेशन का अंतिम प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा, पर कैपिटल इनकम इज हायर इन विच कंट्री। निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जिसका पर कैपिटल इनकम जो है वो सबसे ज्यादा हायर है, ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। तो आपको पता होगा, ठीक है, अगर ये चाइना हट जाता तो सबसे नंबर 1 पे हम लोग हो जाते, यानी कि इंडिया टिक लगा देते, लेकिन चाइना लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि चाइना जो है वो क्या है, पर कैपिटल इनकम जो है वो हमारा हमसे भी उसका क्या है आगे है। तो निम्न ऑप्शन में से जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, हम ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस सेशन को देखने के लिए, इस वीडियो को जो है प्यार करने के लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।